केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उसके 9 साल मई के महीने में पूरे हुए हैं, जिस वजह से पूरा एक महीना जो है 31 मई से लेके और 30 जून तक जो इन 9 साल की उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सके, घर घर तक पहुंचाया जा सके, उसी का एक प्रयास है। और जिसके तहत एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये हर स्तर पे है, ये लोकसभा के स्तर पे भी है, असेंबली के स्तर पे भी है, हमारे जितने मोर्चे हैं उसके स्तर पे भी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके स्तर पे भी है। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं करीब करीब सब तक पहुंचने का इसमें प्रयास है। जहाँ तक कि 9 साल के सफ़र का सवाल है, हालांकि मैं 4 साल से सांसद हूँ, लेकिन जो सरकार है केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उसको 9 साल हुए हैं। और वैसे तो उपलब्धियाँ अगर मैं उसको गिनाना शुरू करूँ तो एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुख्यतः 2-3 बिंदुओं पर ही फोकस करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो स्थिति पूरे विश्व में पिछले करीब 3-3.5 साल से बनी हुई है। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं इतिहास में जब 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटित हों जिसका असर जो है वो किसी एक देश पर या देश के हिस्से पर या किसी सिर्फ रीजन तक सीमित ना हो, बल्कि उसका जो असर है वो विश्वव्यापी हो। और दोनों घटनाएं ऐसी हुई। पहली घटना जो थी वो कोविड की महामारी थी। आप सभी को पता है किस प्रकार की स्थिति थी और किस प्रकार से सरकार ने ख़ास तौर पे जो जितने हमारे साइंटिस्ट्स थे, जो हमारे ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे मेडिकल सर्विसेज के और हेल्थ सर्विसेज के, जो उन्होंने इसमें योगदान दिया वो सभी के सामने है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके जो परिणाम हैं वो सिर्फ जान का नुकसान नहीं, उसके अलावा भी इसका बड़ा भारी पूरी दुनिया पे एक असर पड़ा यदि आप इसको आर्थिक स्थिति की के नज़रिए से इसको देखें। इसके साथ साथ कोविड की महामारी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई थी और पिछले साल फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ी लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ गई। वैसे तो यूक्रेन और रूस जहाँ पे लड़ाई है हमारे यहाँ से शायद 5,500-6 हज़ार किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इसका जो असर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और जिसको हम जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, मतलब पूरी दुनिया का जो ताना बाना है, जो देशों के आपसी संबंध हैं, पूरी दुनिया पे इसका असर हुआ। अगर मैं सिर्फ आर्थिक असर की बात करूं तो आपको ज्ञात होगा कि रूस और यूक्रेन करीब करीब दुनिया का जो अन्न का बाजार है उसकी 1/4 सप्लाई यहाँ से आती है। और ख़ास तौर पे वो देश जहाँ पे अन्न की कमी रहती है, ख़ास तौर पे अफ्रीका के देश हैं और भी दुनिया में बहुत देश हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, तो पूरी व्यवस्था जो है वो उससे लड़खड़ा गई। दूसरा, पूरा यूरोप जो रूस से जो उनको सप्लाई आती है नेचुरल गैस और ऑयल की, पूरा यूरोप उससे त्रस्त हुआ है। और यूरोप को शायद पिछले 70-75 साल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है कि किसी कोरोना के बाद किसी ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा जिसे शायद वो भूल चुके थे, लड़ाई। क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई हैं वो यूरोप में नहीं हुई, बाहर हुई हैं सारी की सारी। और एक 75 साल का उन्होंने बहुत अच्छा शांति का और प्रगति का समय देखा, लेकिन आज के दिन वो जो समस्या है वो मुंह बाए खड़ी। इंग्लैंड की यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम सब उससे वाकिफ हैं, करीब 8.5% की इन्फ्लेशन रेट है आज के दिन इंग्लैंड में। और
कुछ संयोग भी है कि मैं अभी 4-5 दिन के लिए एक हमारा पार्लियामेंटेरियंस का डेलीगेशन गया था, उसके तहत मेरा जाना हुआ। मैं पहले भी 2 बार गया हुआ हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके जो सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र हैं लंदन के अंदर, जो मॉल्स वगैरह हैं, उनमें एसी तक नहीं चल रहे। ये अपने आप में एक संकेत है कि किस प्रकार का एनर्जी क्राइसिस जो है वो पूरी पश्चिमी दुनिया जो है उसको फेस कर रही है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि एक तरफ जहाँ पे पूरी दुनिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो इससे अफेक्ट हुआ, दूसरी तरफ जो समृद्ध राष्ट्र हैं वो भी किस तरह से इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच में इकलौता ब्राइट स्पॉट यदि आप दुनिया में ढूंढेंगे तो वो आज के दिन हिंदुस्तान है। और इसमें जो हमारी सरकार है जो और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो इसमें फैसले रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि हम इतनी बड़ी आपदा से और उसके बाद इतना बड़ा युद्ध जो चल रहा है उसके जो दुष्परिणाम हैं, हम उससे काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसका हमारे ऊपर बिल्कुल ही असर नहीं पड़ रहा, असर तो पूरी दुनिया पे पड़ा है, लेकिन हमारे ऊपर हमारी जो नीतियां रही सरकार की, उसकी वजह से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि 2022-23 की यदि मैं बात करूं, उसके अंदर जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो दुनिया के जो बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक है, करीब 7.2% की। हालांकि उम्मीद ये थी कि शायद ये 6-6.25% पर रहेगा, लेकिन ये जो आंकड़ा आया इसने सभी को चौंकाया। और इसकी यदि आप तुलना करें, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा आप उसको कंपेटिटर कह लीजिए, प्रतिद्वंदी कह लीजिए, वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा कई हज़ार किलोमीटर का उनके साथ बॉर्डर भी है और बहुत खिंचाव और तनातनी भी है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी समय में करीब 3% से बढ़ी है और हमारी 7.2 या 7.3 से बढ़ी है। उसके अलावा यदि मैं और अपने पड़ोस में आ जाऊं तो जो पाकिस्तान और श्रीलंका में जो हाल है वो आपसे छुपा नहीं। श्रीलंका में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि पूरी जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। जो पूरी सरकार थी और सरकार के जो नुमाइंदे, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जो थे, उनको देश छोड़ना पड़ गया और अब जाके कुछ वहाँ पे कुछ नॉर्मल सी वापस आनी शुरू हुई है। दूसरी तरफ आपके सामने पाकिस्तान है, जहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो आज के दिन करीब 40% है। हमारे यहाँ भी हम गरीबी का माफ़ी चाहूँगा, इन्फ्लेशन का जिक्र करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। आंकड़ा आपके सामने है, हमारे यहाँ जो महंगाई की जो दर है वो 4.5 से 5.5% के बीच में है। और दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान का भी उदाहरण नहीं लेना चाहता क्योंकि वो तो करीब एक फेल्ड स्टेट है। टर्की नेटो का भी मेंबर है, यूरोप का हिस्सा है और बहुत समृद्ध देशों में उसकी गिनती होती है। वहाँ पे भी आज के दिन जो मुद्रास्फीति है वो 35 से 40% के बीच में है। और यदि आप कुछ लैटिन अमेरिका के देशों की बात करें तो उसको तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1-2 देश तो ऐसे हैं जहाँ पे 300-400% की मुद्रास्फीति है। ऐसी स्थिति हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम इस सारे जो ये घटनाक्रम था पिछले 3 साल का, इससे क्या कारण थे जो हम बच गए। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की, वो ये है कि इतना होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अपने ना सिर्फ कदमों पे खड़ी है बल्कि एक मजबूत स्थिति में है। और उसको बचाने में जो सरकार की नीतियां थी उसका बहुत बड़ा रोल था। खास तौर पर जब कोरोना का मैं जिक्र करूं, उस समय में बहुत पुरजोर ये मांग थी कि पैसा बांटा जाए। और अमेरिका जैसे देशों ने और यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने ये काम किया, उन्होंने पैसा बांटा और उसी का नतीजा है कि आज के दिन पूरा जो पश्चिमी दुनिया है उसके अंदर ना सिर्फ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हुई है बल्कि उसके साथ साथ वो रिसेशन की ओर देख रहे हैं।
वो रिसेशन 6 महीने में आएगा या साल में आएगा, कुछ देशों में आ भी चुका है। जर्मनी में जैसे कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी पिछले 2 क्वार्टर की नेगेटिव में चली गई है और रिसेशन की परिभाषा मोटे तौर पे यही होती है। तो एक ऐसी स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई क्योंकि उन्होंने नोट छाप के बांटने शुरू किए, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत दबाव के बावजूद इस तरह की चीज़ों से परहेज रखा और सारा जो फोकस था वो इस चीज़ पे था कि हमारी वैक्सीन तैयार हो और वैक्सीन का प्रोडक्शन हो और वो इस स्तर पे हो जिससे इतनी बड़ी आबादी जो हमारे 140 करोड़ की आबादी है उस तक वो वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और आज के दिन पूरी दुनिया इस बात को कबूल करती है कि हिंदुस्तान का जो वैक्सीनेशन सिस्टम था और जो वैक्सीन की प्रोडक्शन थी वो पूरी दुनिया के लिए आज के दिन एक मिसाल है। 200 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो हैं, 225 करोड़ के आसपास, वो एक बहुत सीमित समय में ना सिर्फ मुहैया कराई गई बल्कि लोगों को लगा दी गई। और यही नतीजा है। इसी की वजह से आप सबको पता है कि पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि कोरोना वायरस है, एक बार है तो रहेगा, वायरस कभी मरता नहीं, वो तो रहेगा। और पिछले 2-3 महीने में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, खांसी जुकाम और बुखार की बहुत लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन हताहत होने की जो संख्या है वो नगन के बराबर है। मुश्किल से कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात है। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो पूरे देश की वैक्सीनेशन जो हुई है, ना सिर्फ पहले डोज की बल्कि दूसरी डोज भी जो है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर शॉट भी उसके बाद लगवाया है। यही कारण है कि अब हमारे ऊपर कोरोना का जो प्रकोप है, जो उसकी मारक शक्ति है, उसका असर नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो ये रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, इसमें पूरी पश्चिमी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व है और उन्होंने बहुत सख्त सैंक्शंस भी लगाई हैं कि रूस के साथ यदि कोई भी किसी भी प्रकार का तालमेल रखेगा, खास तौर पे आर्थिक तौर से या मिलिट्री लेवल पे, तो उनके खिलाफ बहुत तगड़ी सैंक्शंस हैं। शायद हिंदुस्तान इकलौता वाहिद ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है और उसका इस्तेमाल ना सिर्फ अपने यहाँ कर रहा है बल्कि उसको प्रोसेस करके वो देश जिनको ज़रूरत है वहाँ पे भी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही कारण है कि इतने बड़े एनर्जी क्राइसिस के बावजूद जो हमारे यहाँ जो तेल की कीमतें हैं वो करीब करीब पिछले साल 1.5 साल से स्टैटिक हैं। उसमें कोई बढ़ोतरी ऐसी नहीं हुई कि कोई 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये किसी में बढ़ोतरी आई हो। पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी ज़रूर हुई होगी, अन्यथा पिछले साल सवा साल से उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं आई। मैं ख़ास तौर पे यहाँ इसलिए भी उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये दुनिया का आज के दिन सबसे बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि आपका मेरा सबका जीवन जो है वो सारा इसके ऊपर चलता है। और यूरोप के वो देश जिन्होंने अपने यहाँ पर जो पुराने जिनको हम कोल पावर्ड जनरेशन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो करीब करीब बंद कर दिए थे। वो या तो न्यूक्लियर पे आ गए थे या जो गैस की सप्लाई रूस से या जो और कहीं से आ रही थी वो सारे के सारे उस पे चले गए थे। उनमें भी कई देश ऐसे हैं जो अब कोयले का आयात करके अपने जो पुराने प्लांट हैं उनको चलाने में प्रयासरत हैं, क्योंकि वहाँ जो सर्दी का मौसम जब आता है उस समय में उनको जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने इतना बड़ा जो एक परिवेश दिया, ये सिर्फ ये बताने के लिए आपके सामने रखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से मजबूती से आज के दिन खड़ी है। और जो ये 7.2% की जो ग्रोथ आई है पिछले 1 साल में, इसके 3 मेन ड्राइवर हैं। पहला, कृषि। इतने बड़े देश में 4% से ज़्यादा कृषि की ग्रोथ होना एक पूरे देश को, वो बोलते हैं ना, एक स्टेबिलिटी देता है उसकी अर्थव्यवस्था को। उसके ऊपर चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाएं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कृषि का इसमें एक अहम योगदान रहा है। दूसरा, जो हमारी
सर्विसेज इंडस्ट्री है। सर्विसेज इंडस्ट्री जब कोविड का समय ख़त्म हुआ तो उसके बाद करीब 23-24% से उसकी ग्रोथ हुई थी। तो लोगों ने ये माना था कि कोविड में क्योंकि बहुत झटका लगा था, बिजनेसेस बहुत से बंद हो गए थे, तो वो ये था कि शायद ये क्योंकि अब ये बहुत नीची बेस से ये ग्रोथ हुई है तो इसमें शायद इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन 2022-23 में भी जो सर्विसेज सेक्टर है वो 22.5 से 23% की दर से वो बढ़ा है, तो जो कि एक बहुत मजबूती दिखाता है हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है उसका। और तीसरा और बहुत बड़ा बिंदु जो है, जिनको हम कोर सेक्टर्स बोलते हैं, कोर सेक्टर्स में 8% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। कोर सेक्टर जो हैं शायद आप सबको पता भी हो, नहीं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। कोर सेक्टर में 8 चीज़ें आती हैं। 3 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स बन के लोगों को दी गई हैं। जैसे मैंने शौचालयों का जिक्र किया, करीब 11.25 करोड़ शौचालय पूरे देश में बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और एक स्कीम जिसका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, और जनरल वत्स उसमें और उसका विस्तार से भी बता सकते हैं, जो आयुष्मान भारत स्कीम है। ऐसी इतने व्यापक स्तर का हेल्थ कवर दुनिया में कहीं नहीं है। ये जो 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो सरकार वहन करती है एक परिवार का साल में, तो ये इस तरह की स्कीम पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इतनी व्यापक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुख्य तौर पे जिनको यदि मैं चिन्हित करना चाहूँ, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्र सुरक्षा का जो मुद्दा है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने चीन को बिल्कुल सामने से बिल्कुल बराबरी के साथ उनको चोट दी है, यही नतीजा है कि हालांकि 2 साल हो गए हैं, लेकिन हम आज के दिन भी उनके आमने सामने बिल्कुल खड़े हैं। और इसको हर जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है वो मानते हैं कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि चाइना को, अगर चाइना सही मायने में एग्रेशन के लिए किसी देश पर जाता है तो इस तरह से कोई उसको रेजिस्ट कर पाएगा बिना किसी बाहरी मदद के। तो हिंदुस्तान ने वो करके दिखाया है और हम अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ता से खड़े हैं। और ये भी संयोग की बात है कि इस 9 वर्ष के पूर्ण होने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा चल रहा है। ये कोई साधारण दौरा नहीं है। ये पहली बार है कि अमेरिका हिंदुस्तान को खास तौर पे डिफेंस के मामले में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एयरक्राफ्ट के इंजन, वो सिर्फ सप्लाई नहीं करेगा। हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो निर्माण है इंजन्स का, और जो टेक्नोलॉजी उसकी है वो हमें देगा। और हमारे जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन हैं, वो हिंदुस्तान में बनेंगे। ये मेरे हिसाब से न्यूक्लियर डील के बाद ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन है कि अमेरिका और भारत के बीच जो एक पारस्परिक संबंध जो बढ़ने लग रहा था पिछले कई सालों से, वो अब उस ऊंचाई को छूने पे आ गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि आसमान भी लिमिट नहीं, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। और उसका और वो आप सबके सामने है। और जिस तरह से इसका पटाक्षेप होगा आने वाले समय में, वो भी आपके सामने होगा, क्योंकि सिर्फ ये डिफेंस का एक मसौदा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का मसौदा है। जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है उसमें हमारे और अमेरिका के जो साइंसदान हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके जाने का भी प्रावधान है। और उसके अलावा जो दुनिया के लिए आज के दिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको कहते हैं, ये जो माइक्रोचिप्स आपकी होती हैं, सेमीकंडक्टर, ये टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो है वो अब हिंदुस्तान में आनी शुरू हो जाएगी। और जो हिंदुस्तान का एक स्थान है जो दुनिया में होना चाहिए, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का, और जिसको अंग्रेज़ी में हाई टेबल कहते हैं, हाई टेबल में हमारा जो स्थान होना चाहिए वो अब हमें मिल रहा है। और ना सिर्फ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बल्कि आने वाले शायद 7-8 साल में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और हमारी जो भूमिका है
वो सिर्फ साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। भारत जो है वो एक सही मायने में दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन के जो उभरा है उसमें और फैलाव आएगा और उसकी बढ़ोतरी होगी। तो यही चीज़ें मैं आपके सामने साझा करना चाहता था और आप सब आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जनसंपर्क अभियान है ये 30 तारीख तक चलेगा और इसका जो हिसार में जो आखिरी कार्यक्रम होगा वो एक जनसभा की जाएगी बरवाला में 30 तारीख को, और उसके अलावा जो कार्यक्रम हैं जो असेंबली स्तर पे चल रहे हैं या हमारे पन्ना प्रमुख के भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे 30 तारीख तक होने की सबकी उम्मीद है। और यही आज आपसे मैं इसी संबंध में बात करना है। कहाँ पढ़ लिया या देख लिया कि बर्मा की फैक्ट्रियाँ मणिपुर में खुल गई हैं, मैं खैर इसको डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं आम तौर पे जो नशे के पदार्थ की जो तस्करी होती है वो बॉर्डर एरियाज़ में ही होती है। और हमेशा से ये जो ख़ास तौर पे हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो बॉर्डर रहा था इसमें हमेशा ये दिक्कत रहती थी, नेपाल के साथ भी रहती थी और बर्मा के साथ भी रहती थी। और जो आपने जिक्र किया, चाहे वो गुजरात है या मणिपुर है, बहुत बड़ी खेप पकड़ी भी गई हैं। 2 बड़ी खेप पकड़ी गई थी, एक तो बल्कि अभी कोची में पकड़ी गई है, कोची तो केरल में है। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो समुंदर के रास्ते और जो बड़े टैंकर हैं उनमें किसी प्रकार से छुपा के लाने का एक प्रयास था। तो जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो सतर्क हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई हैं। मेरे ख्याल से एक शायद 15-17 हज़ार करोड़ की थी और दूसरी जो अब पकड़ी गई है शायद वो भी 18-20 हज़ार करोड़ की है। तो इतनी बड़ी मात्रा में इसका पकड़ा जाना दोनों चीज़ें दर्शाता है। एक तो ये कि प्रयास है कि देश का जो युवा है उसको नशे की गर्द में डाला जा सके। दूसरा ये भी है कि जो एजेंसीज़ हैं और जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके भी आगे जाके ये नशा जो है, नशे की जो प्रवृत्ति है वो तो समाज से रुकेगी। जो इन्फोर्समेंट है उसका अपना एक स्थान है, बिल्कुल है, कड़ी सज़ा होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन समाज में भी इसके बारे में प्रचार प्रसार हो। ख़ास तौर पर जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको भी इसमें आगे आके प्रयास करना चाहिए कि हमारे युवा इसमें ना पड़े। हिसार के जो मिनी सेक्रेटरीट है वहाँ पे किसान बैठे हैं, आने जाने के लिए लोगों को परेशानी, आप लोगों को परेशानी, सबको परेशानी है। तो उनका जो मांग है, उनकी जो मुद्दा, उस पर किस तरह से आप लोग गौर कर रहे हैं या क्या लगता है कि लंबा और चलने वाला है उनकी जो मांग है? नहीं, मांग तो खैर उनकी काफ़ी टाइम से चल रही है और उनसे पहले मेरी भी 2-3 बार मुलाकात हुई है अलग अलग जगह पे। तो मुआवजे का इशू है, प्रशासन उसके बारे में प्रशासन को पूरी तरह से अवगत भी है। करीब सारा मुआवजा बट भी चुका है, लेकिन कुछ जगह अभी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या इंश्योरेंस कंपनीज़ की वजह से या किसी भी कारण से कुछ इलाके अभी भी बचे हैं जहाँ पे ये मसला अभी भी खड़ा है। तो उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार जो है इसको जल्दी निपटा लेगी। सामान्य सरकार की उपलब्धियाँ है, लेकिन अगर सिविल अस्पताल की बात करें या हेल्थ की बात करें तो दवाइयाँ अक्सर खत्म रहती हैं सिविल अस्पतालों में। बिल्डिंग के जर्जर है या आम आदमी पोर्टल में उलझ कर रह जाता है, उसको जो है जो सरकारी स्कीमें वो मिल नहीं पाती या फिर उसे जानकारी नहीं। आपकी बात एक हद तक मैं ठीक मान सकता हूँ, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये एक आपका अधिकार है क्रिटिकल सवाल करने का। लेकिन पोर्टल में फंसने की बात नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट जो है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है, वो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से है। अब कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा यदि किसी इंडिविजुअल या फैमिली के लिए है तो उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो बैंकों के साथ लोगों का जो एक जुड़ाव किया है पिछले 9 साल में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और यही कारण है कि जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं इसमें पैसा सीधा
बेनिफिशियरी के पास जाना है वो सीधा अब उसके अकाउंट में जाने लग रहा है। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, डिस्पेंसरीज़ का सवाल है, ये मुद्दे हमेशा बने रहेंगे। प्रयास है कि उसको बेहतर किया जा सके, बेहतर किया भी जा रहा है और हमेशा इसमें संभावना है कि उसको और अच्छा किया जा सके। एक मिनट सबके सरपंच का भी एक प्रोटोकॉल बना दिया गया कि 8वीं 10वीं पास होगा। तो आपका क्या मानना है कि विधानसभा और लोकसभा में बैठने वाले लोगों के लिए कोई इतना एजुकेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उनके कम से कम एजुकेशन लिमिट हो के भी इस आधार पर चुनाव कर सके, क्योंकि योजनाएं बनाना और उनको लागू करवाना। देखिए मेरा वैसे तो बहुत अच्छी बात हो यदि जनरल शिक्षा का स्तर ऊंचा हो तो ये मुद्दा ही ना आए, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं अंतर करना चाहूँगा कि जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन काउंसिल्स हैं, चाहे वो आपकी ज़िला परिषद है या ग्राम पंचायत है, उसमें जो सरकार के उसमें जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो डायरेक्टली पैसे से डील कर रहे हैं। जो सांसद या एमपी है वो डायरेक्ट पैसे से डील नहीं करता, वो सरकार करती है। तो इसलिए ये तो जो सरपंच जो बनने लग रहा है या जो मेयर बनने लग रहा है, ये तो उसके खुद के हित की बात है कि वो इतना शिक्षित हो कि जो चीज़ें उसके सामने रखी जा रही हैं, जिस पे उसके दस्तखत होने हैं, उसकी कलम से चेक इशू होने हैं, पेमेंट होनी है, बाद में ये ना कह सके जी मेरे को तो ज्ञान ही नहीं था, मेरे सामने तो कागज़ रख दिए और मैं क्या करूं। जबकि जो एक लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेचर का जो काम है वो कानून जो बनते हैं उनमें उनकी भूमिका है, उनके ऊपर एक नज़र रखी जा सके, उनकी स्क्रूटनी की जा सके, वो है। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिक्षा का स्तर यदि बेहतर हो हर जगह तो उसका स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है। हालांकि मैं निजी तौर पे ये ज़रूर मानता हूँ कि लीडरशिप का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। इस देश के बहुत बड़े लीडर हुए हैं, के कामराज मेरे ख्याल से अनपढ़ थे, वो चौधरी देवीलाल भी मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस स्तर की लीडरशिप जो आई है तो उसमें शिक्षा कभी आड़े आई हो ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा खुद का निजी मत ये। सांसद महोदय, आज लड़ाई लड़ी थी, एक मिनट, ये काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, सम्मानित सांसद महोदय, आपने आज जो सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इसका एक तगमा आपके बीजेपी गठबंधन के नेता ने दिया है। गुमशुदा सांसद कहाँ है बीजेपी के, तो उनमें से आप भी एक है, इस पर क्या टिप्पणी करें? देखो, ये टिप्पणी अगर किसी एमपी एमएलए ने दी होती तो मैं इसका जवाब देना उचित समझता। अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयंभू कोई आदमी नेता बना हुआ है जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति के बात का जवाब देना मैं कोई ज़्यादा उचित नहीं समझता। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, 1.5 साल का पीरियड ज़रूर था जिसमें जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों से एक संपर्क होता है उसमें कमी बिल्कुल आई थी, और उसका कारण कोरोना था। और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला, जो शायद सबसे ज़्यादा तीव्र जो है हमारे क्षेत्र में और हमारे आसपास के भिवानी और जींद साइड में जो इलाके लगते हैं, ये उसकी धुरी थी। तो हाँ, वो करीब 1.5 साल का समय ज़रूर था जिसमें लोगों से जो एक मेल मिलाप होना चाहिए उसमें बहुत कमी आई थी। बट अन्यथा अब तो पिछले 1.25 साल से, पिछली मार्च से मेरे ख्याल से तो मैं निरंतर ही अपने हल्के में हूँ। तो यदि गुमशुदाओं में मेरी गिनती है, मेरे ख्याल से मेरा नाम हट जाना चाहिए वहाँ से। पार्टी से आपका गठबंधन है आपकी पार्टी का? हाँ है। तो ये रहना चाहिए क्या? अभी तक तो है। क्या कितनी संभावना है? ये आप मेरे से जो कहलवाना चाह रहे मैं 10 बार कह चुका। देखिए मेरा मानना ये है कि यदि आप प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका राजनीतिक तौर पे किसी दूसरे दल के लिए, भले ही वो आपके साथ सरकार में हिस्सेदार हो, उसके लिए खुला छोड़ दो तो नुकसान खुद का है।
पिछले दिनों दिल्ली में भी आपकी बैठक हुई थी, सारे एमपी लेबर साहब भी थे आपके। नहीं, मैं उसमें नहीं था, मैं उस ये समय नहीं थे, ये इंग्लैंड में थे। उसी दिन मैं हाँ बाकी एक सब सांसद को छोड़ के बाकी सभी तकरीबन ने कहा कि जितनी जल्दी ले लेंगे फैसला सही रहेगा। आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ बल्कि ये सारी जो क्या बोलूँ, गर्मी के मौसम में जो और गर्मी चढ़ी, ये शुरुआत ही वहीं से हुई थी। उचाना में जो एक कार्यक्रम हुआ था उसके बाद ये और देखिए, कई बार राजनीतिक क्या बोलें, पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम इस समझौते से बड़े खुश हैं। ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की जो मजबूरी यही है जी, सरकार चलानी थी, और ये चीज़ तो सब कहते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र से भी दुष्यंत जी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र है, इलेक्शन साल बाद आने हैं तो बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत क्या, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। शायद हमारी मदद करने के लिए कर रहे हैं। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे इलाके में धरने चल रहे हैं, निरंतर 150 दिन से लोग बैठे हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। आश्वासन जरूर देके आते हैं, कोई कहता है कि हमारे चुनाव चुने, इसमें वोट दे देना, तब हम रास्ता खुलवाएंगे। सरकार निरंतर, आप लोग जो वहाँ से टपते देख रहे हैं, तलवंडी है, आजाद नगर बैठे हैं, अब बरवाला में जैसे वहाँ के पार्षद हैं धरने पर बैठे हैं कि वो कहते हैं कि विकास कार्य के लिए प्रशासन ने मना कर दिया, पंचायत की जमीन पर वो लोग बैठे हैं। अब देखिए, इन सब चीज़ों के मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने बरवाला का जिक्र किया। हालांकि स्थिति तो ये 70 साल से है बरवाला की, लेकिन आज के दिन वो उभर के आ गई। तो कई बार जो प्रशासन है उसका हाथ तंग हो जाता है, क्योंकि जानबूझ के यदि अनियमितता हो तो उसमें फिर जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाकी मेरी सारे अधिकारियों से बात हुई है, यहाँ के कमिश्नर से भी बात हुई है, डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और बल्कि आज शायद जो हमारे चेयरमैन हैं रमेश जी, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं और मेरे ख्याल से डीजी अर्बन लोकल बॉडीज़ से उनकी बात होगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ से इस स्थिति को ठीक किया जा सके, उसका एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से यहाँ से सरकार को भेजा जाए, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई की उम्मीद रख सकते हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह के पेट में दर्द है, उसकी दवा मेरे पास नहीं है, ऐसा कौन सा दर्द है? नहीं, उसने ना तो मेरा नाम लिया है, उसने तो 3 लोगों के पेट के दर्द की बात की थी। अब वो आपके ऊपर है किन किन के पेट में दर्द है। और उचाना बनती जा रही है तो फिर तो नाम लेने की आवश्यकता ना हॉट सीट उचाना बनती थोड़ी जा रही है, वो तो कभी से है। वो यदि आप बड़े मुकाबलों की बात करो तो 2009 से तो है ही। तो ठीक है, हमारे 5 चुनाव हो लिए आपस में, 3 हम जीत लिए, 2 वो जीत।